आर नंबर थ्योरेटिक फंक्शन और अरिथमेटिक फंक्शन। सिंपल सी बात है कि जिनका डोमेन जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। और जिनका कोडोमेन या फिर रेंज, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन वो आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को विच आर फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सबसेट ऑफ सी, उन्हें हम कहते हैं नंबर थ्योरेटिक फंक्शन। और आज के वीडियो लेक्चर में हम दो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। नंबर वन इज टाउ फंक्शन, ठीक है, एंड नंबर टू इज सिग्मा फंक्शन। ओके, सो टाउ क्या है? टाउ भी एक तरह का नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है, यानी कि इसका जो डोमेन है इट इज नेचुरल नंबर और इसका जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो सिग्मा है वो भी एक तरह का नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये टाउ फंक्शन क्या चीज है? अगर कोई n नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इसका जो टाउ n है इट गिव्स अस द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n। सो ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, इसके अंदर इंक्लूडिंग 1 and n, ठीक है। और जो हमारा सिग्मा n है, सिग्मा n क्या देता है? इन्हीं पॉजिटिव डिवाइजर्स का सम देता है, ठीक है। सो दिस इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। सिंपल से एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 लेती हूँ तो इसके डिवाइजर कौन कौन है? इसके डिवाइजर हैं 1, 3, 5, 15, इसमें 1 और 15 इंक्लूड है, ठीक है। तो ये कितने हैं? यही इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। हालांकि नेगेटिव भी है, -1 भी है, -3 है, -5 है, -15 है, बट वो हमारी डेफिनेशन पे लागू नहीं होता है। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो इनका नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, ये 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ n या कि टाउ 15 है इट इज 4 नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है। और जो सिग्मा 15 आएगा वो किसके बराबर होगा? सिग्मा 15 इज सम ऑफ दिस पॉजिटिव डिवाइजर। ये जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं इनका सम हमें सिग्मा n देता है। सो इट इज 1 + 3 + 5 + 15, तो 15, 5, 20 और 24, सो इट इज 24, ठीक है। अगर मैं जनरली इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज टाउ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ वंस वेयर d डिवाइड्स n। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ एक नोशन है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 है तो 1 इसका डिवाइजर है 1, 3 इसका डिवाइजर है +1, 5 इसका डिवाइजर है +1 और 15 इसका डिवाइजर है +1। तो एक्चुअली इसके 4 डिवाइजर्स हैं, इसलिए 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। सो इट इज नंबर ऑफ डिवाइजर। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है, ठीक है। और अगर मैं सिग्मा n की बात करूं तो सिग्मा n इज इक्वल टू, इट इज समेशन d डिवाइड्स n, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे d आएगा, ठीक है। समेशन ऑफ दोज d विच डिवाइड्स n। ऑब्वियसली जो d है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे भी जो d है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब एक छोटी सी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपका n जो है वो प्राइम है, ठीक है, इफ n जो है आपका प्राइम है, या फिर p लेती हूँ मैं, p प्राइम है, तो उस केस में आपका टाउ p कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली प्राइम के सिर्फ 2 ही डिवाइजर होंगे, एक वो और एक 1, यानी कि उस केस में इसका आंसर हमेशा 2 रहेगा, ठीक है।
और अगर मैं सिग्मा पी की बात करूं तो क्योंकि इसके दो ही डिवाइजर हैं, एक 1 और एक p, तो इनका सम क्या आ जाएगा, p + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने रखूंगी 24। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इट इज 8 3 24 यानी कि 2 की पावर 3 × 3। ठीक है, अब मैं जो है इसके सारे पॉसिबल डिवाइजर निकालने वाली हूँ। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे देखिए, अब 24 है तो इसका एक डिवाइजर 1 भी है। अब क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से छोटे जितने भी इसके पावर्स होंगे वो भी उसको डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि इसको जो है 2 भी डिवाइड करेगा, 2 का पावर 2 भी डिवाइड करेगा, 2 का पावर 3, यानी कि 1 2 4 और 8 इस 24 को जरूर डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 3 की बात करूं तो 1 भी डिवाइड करेगा और 3 का पावर 1 भी डिवाइड करेगा, यानी कि 3 भी डिवाइड करेगा इसको। तो ये इसके कुछ डिवाइजर्स हैं जो हमें मालूम है, लेकिन इनके जो कॉम्बिनेशन है वो भी 24 को डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 जो है 24 को डिवाइड करता है, 3 भी 24 को डिवाइड करता है, 2 × 3 6 भी 24 को डिवाइड करता है। ठीक है, हमने जो है इन पावर से एक्सीड नहीं करना है। ओके ओके, तो ये तो हमारे बेसिक डिवाइजर्स हैं जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मिल रहे हैं, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से हम जो है 24 के सारे डिवाइजर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 × 1 ये इसका एक डिवाइजर हो गया, 1 × 3 ये भी हो गया, 2 × 1 2 2 × 3 ये भी एक हो गया, फिर 2 स्क्वायर × 1 यानी कि 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर × 3 यानी कि 2 स्क्वायर × 3, फिर 2 क्यूब × 1 यानी कि 2 क्यूब और 2 क्यूब × 3। ठीक है, ये इसके सारे पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, यानी क्या 1 3 2 ये हुआ 6, ये है 4 4 3 12 8 और 24। तो ये इसके क्या है, सारे डिवाइजर्स हैं। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, अब थोड़े से ऑब्जर्वेशन कीजिए, तो इसके नंबर ऑफ यानी कि टाउ ऑफ 24 कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। लेकिन हाँ, ये आप कब तक करते जाओगे। ठीक है, तो छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का पावर 1 है। ठीक है, और ये 8 आ गया, ये कैसे आ गया, ये यहाँ पे थे ये नंबर ऑफ डिवाइजर 4 और ये हमने लिए थे 2, सो इट इज़ 4 × 2 यानी कि 8 आ गए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम जनरली लिखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई n नंबर है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह के हैं, यानी कि p1 की पावर मान लीजिए k1 × p2 की पावर k2 अप टू सो ऑन, मान लीजिए pr की पावर kr। इस n के ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो टाउ ऑफ n कितना आ जाएगा, बाय दिस ऑब्जर्वेशन इट इज, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, दिस वॉज, ये किसके बराबर था, 3 + 1 × 1 + 1 विच वॉज 4 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे पावर्स क्या है, k1 यानी कि ये कितना आ जाएगा, k1 + 1 × k2 + 1, जैसे कि इस केस में हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे r टर्म्स हैं तो इनको हमने r टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है, अप टू सो ऑन, यहाँ पे क्या आएगा kr + 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पावर्स में एक ऐड करना है और सारे पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट विल गिव यू टाउ n यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, ओके, ये तो इन्होंने नंबर ऑफ डिवाइजर दे दिए, लेकिन डिवाइजर्स कौन से होंगे। ठीक है, दीज आर नंबर ऑफ डिवाइजर्स कि कितने डिवाइजर हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन कौन से हैं, तो वो कैसे हम पता लगाएंगे। देखिए, मैं एक एक्सपांशन लेती हूँ p = जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि चलो मैं इसको इसी को लिखती हूँ, 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब × 1 + 3। ठीक है, 1 + 3, तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली यही टर्म्स आएंगे, तो ये क्या होगा, 1 × 1 1 + 1 × 3 + 2 × 1 + 2 × 3 + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर × 3 + 2 क्यूब × 1 + 2 क्यूब × 3।
यानी कि अगर मैं ये एक्सपांशन लेती हूँ 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब इंटू 1 + 3, इसका जो एक्सपांशन है, इन एक्सपांशन में ये जो टर्म्स हैं ये आपको क्या दे रही हैं, डिस्टिंक्ट। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट हो ही नहीं सकते बिकॉज ये सारे डिस्टिंक्ट ही हैं, ठीक है। सो दिस टर्म्स विल गिव यू डिस्टिंक्ट डिवाइजर ऑफ ऑब्वियसली n, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को जनरली लिखूं तो क्योंकि आपका p क्या है, कहाँ गया p, सॉरी n क्या है, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 अप टू सो ऑन pr की पावर kr, ठीक है। तो p1 का जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा, अगर मैं इस एक्सपांशन p को लिखती हूँ तो ये क्या होगा 1 + p1 + p1 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा ये, जैसे इस केस में 2 क्यूब तक गया था जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर k1 है तो इट विल गो टू p1 की पावर k1, ठीक है। ये पहला टर्म का एक्सपांशन हो गया। फिर अगर मैं p2 की बात करूं तो p2 के लिए फिर से कैसे लिख सकते हैं, 1 + p2 + अप टू सो ऑन p2 की पावर k2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है k2, एंड सो ऑन, कहाँ तक जा सकते हैं, pr तक जा सकते हैं, यानी कि 1 + pr + pr का स्क्वायर अप टू सो ऑन pr की पावर kr, ठीक है। अगर आप इन एक्सपांशंस को मल्टीप्लाई करो तो आपके जो वो टर्म्स होंगी उन एक्सपांशन में वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स होंगी उस n की, ठीक है। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूं और इनके हर एक टर्म अगर डिवाइजर है डिस्टिंक्ट, तो ऑब्वियसली यही p आपका क्या है, सिग्मा n है ना, क्योंकि जब आप इनको जो है खोलोगे, जैसे कि मैंने इसको खोला तो ये कैसे है 1 + 3 + 2 + एंड सो ऑन, और ये क्या है, ये डिवाइजर है, और ये जो p है ये इन डिवाइजरों का सम है ना। तो उसी तरह से जब आप इसको खोलोगे, इनको ऐड करोगे तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ n मिलेगा, सॉरी सिग्मा ऑफ n मिलेगा, यानी कि सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला बनाना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाउ n के लिए फॉर्मूला बनाया k1 + 1 × k2 + 1 एंड सो ऑन, उसी तरह से मैं सिग्मा n के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ, ठीक है। सो कैसे है, बड़ा आसान है कि ये जो है एक्सपांशन है, इसको जो है आप Sn के रूप में लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशो p1 है, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशो p2 है। अब इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, ये k1 हो गई +1, यानी कि k1 + 1 इसके अंदर टर्म है, इसके अंदर k2 + 1 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे जो है Sn का फॉर्मूला लगाऊं तो Sn क्या होता है, Sn = फर्स्ट टर्म r की पावर n, यानी कि जितनी उसके अंदर टर्म है, -1 / r - 1, जहाँ पे r क्या है, कॉमन रेशो है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे वो फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, पहली टर्म क्या है, 1 ही है, तो 1, ठीक है, इंटू r की पावर n, तो यहाँ पे r क्या है, p1 है, तो p1 की पावर n, टोटल टर्म्स कितनी है, k1 + 1 -1 / p1 - 1, ये हो गया आपका पहला एक्सपांशन का फॉर्मूला, ठीक है। इनटू इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, फिर से वही, फर्स्ट टर्म इज 1, इसको लिख सकते हैं p2 की पावर k2 + 1 -1 / p2 - 1 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन कहाँ तक जाएगी, r तक जाएगी, यानी कि दिस इज pr की पावर kr + 1 - 1 / pr - 1, तो ये आपको क्या देगा, सिग्मा n देगा। तो ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, एक ये टाउ n और एक है सिग्मा n, ठीक है। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो n लेती हूँ मैं 3000। अब आप ये नहीं करते बैठोगे जो हमने पहले किया 24 के लिए, अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1000, यानी कि 3 × इसको लिख सकते हैं 10 की क्यूब विच इज इक्वल टू 3 × और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 का क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3 × 3 × 5 की पावर 3, ठीक है। ये इसका एक्सपांशन हो जाएगा। अब इस पर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, तो टाउ n यानी कि टाउ 3000 ये किसके बराबर आ जाएगा,
इनकी पावर्स में ऐड करना है 1 और मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 3 + 1, ये कितना हो गया? ये हो गया आपके 4 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 4 दूने 8, 8 चौको 32, तो इट इज़ 32। ठीक है। और अगर आपको सिग्मा n निकालना है तो ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो P1 कितना है इसमें? 2 है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4 -1 डिवाइड बाय 2 - 1 इज 1 इंटू 3 की पावर 2 - 1 डिवाइड बाय 2, फिर आ जाएगा आपका 5 की पावर 4 - 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है। अब आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग सो इट इज़ 9360। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कहते हैं इफ़ f ऑफ mn इज इक्वल टू f ऑफ m इंटू f ऑफ n। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वेयर m एंड n का जीसीडी इज 1। तो जब भी इस m और n का जीसीडी 1 होगा तो आप इस फंक्शन को इस तरह से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हम फंक्शन को मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है, लेकिन मान लीजिए अगर हमारा टाउ जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ठीक है, और टाउ के अंदर बहुत बड़ा नंबर है कोई। ठीक है, अगर हम उस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें सच दैट कि वो जो दोनों हैं वो आपस में को प्राइम है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि को प्राइम है, तो उसको हम जो है ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 2 छोटे नंबर्स में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, और इसका हम टाउ निकाल सकते हैं, इसका हम टाउ एन निकाल सकते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस पूरे नंबर का टाउ मिल जाएगा। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओके। तो फॉर्चुनेटली हमारे जो टाउ और सिग्मा हैं वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, और इनका प्रूफ बड़ा आसान है। ठीक है, तो मान लीजिए m और n का जीसीडी 1 है, यानी कि आपस में को प्राइम है। m का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इट इज p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 अप टू सॉन pr की पावर ar। ठीक है, जो n है इट इज इक्वल टू q1 की पावर b1, q2 की पावर b2 अप टू सो ऑन qs की पावर bs। ठीक है, अब देखिए क्योंकि m और n का जीसीडी 1 है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p1 p2 अप टू pr और एक q1 q2 अप टू qs, इनमें से कोई भी सेम नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई भी प्राइम और इनका प्राइम कोई भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, दिस थिंग विल इम्प्लाइज कि pi इज नॉट इक्वल टू qj फॉर एनी i एंड j। किसी भी i और j के लिए ये दो सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हो गया तो इनका जीसीडी 1 नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लेते हैं टाउ ऑफ एम एन। ठीक है, पहली बात जो हमारा एम एन आएगा वो किसके बराबर होगा? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो किसके बराबर होगा? इन दोनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करके इकट्ठा नहीं होगा, बिकॉज सब डिस्टिंक्ट है। सो इट इज p1 की पावर a1 अप टू सो ऑन pr की पावर ar। ये हो गया आपका m का, और जो n है इट इज q1 की पावर b1 अप टू सो ऑन qs की पावर bs। ये आपका क्या आ गया? ये आपका जो है mn आ गया। सो टाउ ऑफ mn, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो टाउ ऑफ mn क्या कहता है कि हमने बस क्या कर देना है, ये a1 है, इनके जो पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। सो इट इज a1 + 1 इंटू a2 + 1 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा? ये ar + 1, ये पहले का हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b1 + 1 b2 + 1 अप टू सो ऑन bs + 1। ठीक है, तो ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। क्लियर है? लेकिन ये ही चीज़ है क्या? दिस इज नथिंग बट टाउ ऑफ m एंड दिस इज नथिंग बट टाउ ऑफ m। ठीक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो इसका है, क्योंकि अगर इसका जीसीडी 1 नहीं होता तो हो सकता था मान लीजिए p1 जो है q1 के बराबर हो जाता,
अगर P1 और Q1 बराबर हो जाते तो इनका जो पावर्स हैं वो भी ऐड हो जाती, फिर हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं बनता। इसी तरह से सिमिलरली आप ये खुद करना कि जो सिग्मा ऑफ एम एन है इसको आप आराम से दिखा सकते हो कि दिस इज सिग्मा ऑफ एम एंड सिग्मा ऑफ एन वेन एवर एम एन एन का जीसीडी इज 1। ठीक है, बस वही करना है आपने, यहाँ पे सिग्मा ले लेना है और सिग्मा का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, और फिर कह देना है कि जो पहला पार्ट है इट इज सिग्मा एम, जो दूसरा पार्ट है इट इज सिग्मा एन। कि अगर टाउ ऑफ एन अगर ऑड है तो इसका मतलब ये है कि जो एन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी क्या, ऑब्वियसली वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है चलो फॉरवर्ड लेके चलते हैं। मान लीजिए फॉरवर्ड नहीं, इसका रिवर्स लेके चल देंगे। ठीक है, कि मान लीजिए एन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह का है, p2 का पावर a2 अप टू सो ऑन pr का पावर ar, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा ये हर एक a1 a2 अप टू सो ऑन ar ये इवन होंगे। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज कि ai इज इक्वल टू 2mi फॉर ऑल i फ्रॉम 1 टू r, क्योंकि जब ऐसा होगा तो तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, बिकॉज उस केस में ये क्या हो जाएगा, p1 की पावर 2m1, p2 की पावर 2m2 अप टू सो ऑन pr की पावर 2mr। तो इनमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, p1 का पावर m1 अप टू सो ऑन pr का पावर mr। अब बाहर 2 निकालोगे तो अंदर जो है ये p1 अप टू सो ऑन pr ये नेचुरल नंबर है, इनका पावर लोगे वो भी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ओके, लेकिन हमने ये दिखाना है कि टाउ एन उस केस में ऑड हो जाएगा अगर इफ ईच ए आई इज इवन, तो ऑब्वियसली ईच ए आई प्लस 1 इज ऑड। ठीक है, और ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज अगेन ऑड। ठीक है, सो देयरफॉर a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 1 अप टू सो ऑन ar प्लस आर थे इसके अंदर प्लस 1 इज ऑड। ठीक है, विच इज नथिंग बट टाउ ऑफ एन इज ऑड। ठीक है, इसी तरह से आप इसको रिवर्स लेके चल सकते हो, यानी क्या, इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा। अगर टाउ ऑफ एन ऑड है तो ये ऑड तभी हो सकता है कि जब हर एक नंबर ऑड होगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक भी इवन हो जाता है तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। ठीक है, अगर हर एक नंबर ऑड है इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर क्या है, ए आर प्लस 1 है, तो उस केस में हर एक ए आई क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगर हर एक ए आई इवन है इसका मतलब है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ऐसा यानी कि एन इज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें इफ एंड ओनली इफ करते जाना है कि जो सिग्मा एन है अगर वो ऑड होता है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो एन परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो 2 टाइम्स परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मालूम है आपको कि जो सिग्मा एन होता है वो पी के बराबर होता है, कैपिटल पी। ठीक है, विच इज इक्वल टू इन सबके एक्सपांशन का प्रोडक्ट। ठीक है ना, 1 प्लस p1 अप टू सो ऑन p1 की पावर a1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम इसको जो है फॉरवर्ड में लेके चलते हैं। मान लीजिए सिग्मा एन अगर ऑड है, एक्चुअली इसके अंदर 2 केस आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। हम देखेंगे कि वो कब आता है और ये देखेंगे कि ये कब आता है। ठीक है, तो पहली बात कि मान लीजिए सिग्मा एन ऑड है। ठीक है, तो इफ सिग्मा एन इज ऑड, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ईच ए आई इज इवन। मैं पहला केस लेके चल रही हूँ। ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें कोई भी जो प्राइम नंबर है वो 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है p1, ऑब्वियसली हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो छोटे से लेकर बड़े की तरफ करते हैं, तो पहला सबसे छोटा 2 आता है। तो मान लीजिए मैं p1 को 2 नहीं ले रही हूँ फिलहाल, क्योंकि इसमें दूसरा केस बनता है, इस केस की बात कर रही हूँ मैं। सो ईच ए आई इज इवन। ऐसा कैसे कहा मैंने कि अगर ये ऑड है तो हर एक ए आई इवन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं इसको लेती हूँ 1 प्लस p1 अप टू सो ऑन
चलिए मैं P1 का स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है। इस केस में मैंने ये इवन लिया है, तो ये ऑड है, ठीक है, ये भी ऑड है एंड दिस इज ऑल्सो ऑड। अब देखिए सिग्मा एन ऑड कब होगा, जब ये हर एक क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, अप टू सॉन ये भी ऑड होगा, क्योंकि अगर इसमें से एक भी इवन होता है तो सिग्मा एन इवन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑड होने के लिए इसका AI जो है वो इवन होना चाहिए। वाई? बिकॉज देखिए ये 1 ऑड है और प्राइम नंबर, क्योंकि मैं फिलहाल P1 जो है 2 के बराबर नहीं ले रही हूँ, तो ये भी ऑड है एंड दिस इज ऑल्सो ऑड, सो दिस इज इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे P1 की पावर क्यूब लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एक ऑड आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इस केस में इवन प्लस इवन हो जाएगा इवन, सो उस केस में इवन प्लस इवन देगा आपको इवन, यानी कि ये जो टर्म हो जाएगी ये इवन हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ही ऑड में ना हो, यानी कि हर एक AI क्या हो, इवन हो, ठीक है। चलिए ये आपको समझाने के लिए था। सो सिग्मा एन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ ईच AI इज इवन, ठीक है। सो इफ ईच AI इज इवन दिस इज पॉसिबल, दैट इज कि AI इज इक्वल टू 2mi फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 से लेकर R तक, ठीक है। ये अगर हर एक AI जो है वो इवन है तो हमारा नंबर था क्या, इट वॉज P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 अप टू सो ऑन PR की पावर AR, इसी का तो एक्सपांशन है वो, ठीक है। अब ईच AI इवन है, यानी कि P1 की पावर 2m1 है, P2 की पावर 2m2 है, अप टू सो ऑन PR की पावर 2mr है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, सो P1 की पावर m1, P2 की पावर m2 अप टू सो ऑन PR की पावर mr, और यहाँ से आप कॉमन निकालिए 2, तो ये कोई नंबर है और इसका स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। इसी चीज़ को आप इफ़ एंड ओनली इफ में ले जा सकते हो, अगर ये ऐसा है परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसका मतलब है यहाँ से आप यहाँ कह सकते हो कि ईच AI इज इवन, और इसी लॉजिक से आप ये कह सकते हो कि अगर ईच AI इज इवन देयरफॉर ईच टर्म इज ऑड एंड देयरफॉर देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑड, ठीक है। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, ये हमारा पहला केस था। सेकेंड केस, इफ P1 इज इक्वल टू 2, मान लीजिए इसमें 2 इंक्लूडेड है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, फिलहाल मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए ऐसा एक्सपेंशन है, सो दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज इवन, ठीक है। ये इवन है, ये ऑड है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्यूब भी लेती हूँ तो भी ये इवन ही है, तो भी ये इवन ही है, तो ओवरऑल हमेशा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पे P1 जो है 2 लेते हो तो A1 पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। सो इफ P1 इज इक्वल टू 2, A1 पे कोई कंडीशन नहीं है, मतलब क्या, A1 इज एनी इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर आपका P1 जो है 2 है तो A1 पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा, लेकिन जो बाकी टर्म्स हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, वो हमेशा इवन रहनी चाहिए, बिकॉज ये तो ऑड है ही, लेकिन इन सबको ऑड होना पड़ेगा, ठीक है। एंड AI इज इक्वल टू 2mi फॉर ऑल, अब I कहाँ से लेकर, 2 से लेकर कहाँ तक है, ये R तक है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे, n किसके बराबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू, इस केस में क्या बन जाएगा, ये P1 आपका है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर A1 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी उस पर कंडीशन नहीं है, और आपका जो है बाकी के जो बनेंगे, ये क्या बनेगा, P2 की पावर
A2 अप टू सो ऑन PR की पावर AR। ये तो इवन ही है, ठीक है। अब इसके अंदर दो केस आ सकते हैं कि या तो आपका, क्योंकि A1 है, वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। अगर वो इवन है यानी कि ये कुछ इवन है यानी कि 2m1 के बराबर है, और अगर ये ऑड है यानी कि ये 2m1 + 1 के बराबर है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, अगर इवन है तो ये पहला वाला केस ही बन जाएगा, ठीक है। अगर इवन है तो n इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मैं लिखना नहीं चाहती इसको, लेकिन लिख लो, 2 की पावर 2m1 P2 की पावर, इसकी जगह 2m2 लिखेंगे हम, अप टू सो ऑन PR की पावर 2mr विच इज इक्वल टू 2 कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2P2 अप टू सो ऑन PR, इनका पावर m1 m2 mr और इसका स्क्वायर, यानी कि इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑड हुआ, अगर ऑड हुआ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2m1 और ये जो 2 का पावर 1 है इसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, P2 का पावर A2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2m2 अप टू सो ऑन PR इसकी पावर 2mr, ठीक है। सो 2 टाइम्स ये है क्या, दिस इज अगेन परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस इज 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें आ रही, तो देखिए जो 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर कब बन रहा है, जब आपका P1 2 है और इस P1 की जो पावर है वो ऑड है, तभी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अभी हमने जो प्रूव किया है टाउ और सिग्मा n को कि वो मल्टीप्लिकेटिव हैं, शायद हम यहाँ से उसको डायरेक्टली एज अ रिजल्ट हम एज अ करोलरी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहती हूँ मैं, देखिए आपका जो Fn है इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी वेयर डी डिवाइड्स n, यानी क्या कि f कोई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है और उसके इनपुट में कौन जा रहा है, d जा रहा है, जहाँ पे d जो है उस n का डिवाइजर है। अगर f मल्टीप्लिकेटिव है तो ये जो Fn है जो किससे बन रहा है, समेशन ऑफ दीज एफ डी से बन रहा है, तो ये जो f होगा ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगा, ठीक है। तो मुझे इसको मल्टीप्लिकेटिव दिखाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, mn का GCD 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि जो D1 है वो m का डिवाइजर है और D2 जो है वो n का डिवाइजर है, ठीक है। अब क्योंकि m और n का GCD 1 है, इसका मतलब है कि इनके जो डिवाइजर होंगे इनके भी GCD क्या होंगे, 1 ही होंगे, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं f ऑफ mn की, तो बाय डेफिनेशन वो किसके बराबर है, सिग्मा d डिवाइड्स mn आ जाएगा इस केस में, और f ऑफ d आ जाएगा विच इज इक्वल टू सिग्मा। अब d डिवाइड्स mn का मतलब ये है कि जो m और n के डिवाइजर है, अब m और n तो कैसे हैं, को प्राइम है, यानी कि मैं इसी चीज को इस तरह से लिख सकती हूँ कि d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स n, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि d1 d2 डिवाइड्स mn, लेकिन उसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज वो को प्राइम है, ठीक है। और f ऑफ इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका d1 d2 आ जाएगा, वाई, बिकॉज अगर d1 m को डिवाइड कर रहा है d2 n को डिवाइड कर रहा है, सो d1 d2 डिवाइड्स mn, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि d1 और d2 का GCD 1 है, f मल्टीप्लिकेटिव है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ सिग्मा d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स n, और इस चीज को हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज f स्मॉल f इज मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। अब देखो f d1 है, इसमें d2 का कोई रोल नहीं है, इसमें d1 का कोई रोल नहीं है, तो आप इस सिग्मा को सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इसको लिखा जा सकता है सिग्मा d1 डिवाइड्स m f ऑफ d1 इंटू सिग्मा d2 डिवाइड्स m f ऑफ d2। ये क्या था हमारा, दिस वॉज कैपिटल f ऑफ m इंटू कैपिटल f ऑफ n। ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जो टाउ n है, अब ध्यान से देखिए, जो टाउ n का फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह का था, सिग्मा d डिवाइड्स n 1, ठीक है। और जो सिग्मा n था इट वॉज सिग्मा d डिवाइड्स n, क्या था इधर, d था, ठीक है। अब आप देखिए इनका जो RHS है
वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये जो एफ एन है ये कुछ टाउ एन और सिग्मा एन जैसा है, ठीक है। तो इट इज़ योर होमवर्क कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और देखें कि किस तरह से इस रिजल्ट को यूज़ करके हम इसको एज अ कोरोलरी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एफ डी है, दिस इज़ 1, दिस इज़ एफ डी, जो कि कैसे हैं, मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। और अभी हमने प्रूव किया कि अगर ये अंदर के मल्टीप्लिकेटिव है तो जिनसे इन जो ऐसा फॉर्म है, जो ये फंक्शन है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव होंगे।